हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सातवाहनों के विषय में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, सातवाहन वंश का आज का हमारा ये पार्ट 2 वीडियो होगा। हमने इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा कर के वहाँ से सातवाहन वंश का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सातवाहन वंश की। हमने दोस्तों सातवाहन वंश के पार्ट 1 वीडियो जो भी सातवाहन वंश के शासक थे तो उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में सातवाहन वंश का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला, साहित्य और इसके दोस्तों शासकों के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, तो दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम सातवाहन वंश की, तो दोस्तों हम सातवाहन वंश को 7 पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में आपको सातवाहन वंश के शासकों के बारे में कंप्लीट पढ़ाया था कि कौन कौन से शासक हुए थे और उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो हमने ये सब दोस्तों इसके पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। आज हम इस वीडियो में सातवाहन वंश का दोस्तों देखेंगे आपको सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और कला, साहित्य और शिक्षा। तो आज हम इस वीडियो में ये दोस्तों देखने वाले हैं। दोस्तों, हम अगर बात करें कि सातवाहन वंश का सामाजिक जीवन कैसा था, मतलब कि सातवाहन वंश का समाज कैसा था, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी और समाज की दोस्तों एक प्रकार से दशा और उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी। तो आज हम यह वीडियो दोस्तों आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सातवाहन वंश का जो भी सामाजिक जीवन था उसके विषय में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ का जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक था। आपने दोस्त पढ़ा होगा कि सातवाहन वंश का जो समाज था वो कैसा था। तो सातवाहन वंश का जो समाज था वो माँ सत्तात्मक था, मतलब कि राजा अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लिखते थे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो सातवाहन वंश में जो भी राजा हुए हैं कि उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लिखा है। तो इतिहासकारों ने ये सब दोस्तों देख करके यहाँ पर अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि वहाँ का समाज पितृ सत्तात्मक और ना हो करके माँ सत्तात्मक रहा हो। तो यहाँ पर सातकर्णी इनका नाम है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी मतलब कि गौतमी अपनी माता का नाम लिखा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वशिष्ठी पुत्र पुलमानी, तो वशिष्ठी पुत्र पुलमानी ने भी अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लिखा है। तो यहाँ से दोस्तों हम देख करके और ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का जो समाज रहा है वो एक प्रकार से मातृ सत्तात्मक समाज रहा है। और अगर हम दोस्तों वंश की बात करें तो इनका जो संबंध था वो ब्राह्मण वंश से था। तो सातवाहनों का संबंध किस वंश से था? तो सातवाहनों का जो संबंध था वो ब्राह्मण वंश से था। मतलब समाज में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों इनके वंश की बात करें तो इनकी जाति की बात करें तो एक प्रकार से ब्राह्मण थे ये। और सातवाहन वंश में दोस्तों समाज में ब्राह्मणों को एक प्रकार से उच्च स्थान दिया गया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि सातवाहन वंश की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वर्ण थे वो 4 भागों में बटे हुए थे। जैसा कि दोस्तों आपको हर जगह मिल जाएगा, जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन दोस्तों सातवाहन वंश में सातवाहन शासकों ने अपने समाज को दोस्तों व्यवसाय के आधार पर भी बांटा था। मतलब एक प्रकार से समाज में एक प्रकार से जो लोग जैसा काम करते थे उसके आधार पर दोस्तों पूरे व्यवसाय के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा गया था। यह दोस्तों आपको सातवाहन वंश में देखने को मिलेगा कि सातवाहन वंश के शासकों ने अपने पूरे समाज को 4 भागों में बांटा था, वो भी व्यवसाय के आधार पर। तो अगर हम सातवाहनों की बात करें तो सातवाहनों ने समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा था। दोस्तों पहली श्रेणी के लोग होते थे, तो दोस्तों पहली श्रेणी में जो भी लोग आते थे वो दोस्तों उच्च वर्ग के लोग होते थे, जो भी उच्च काम करते थे, श्रेष्ठ काम करते थे, तो उन लोगों को पहली श्रेणी में रखा जाता था। तो कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर लोग थे? यहाँ पर दोस्तों अधिकारी लोग आते थे, और यहाँ पर दोस्तों अधिकारी के अलावा महाभोज आते थे, महारथी आते थे। तो एक प्रकार से दोस्तों इनको समाज में सबसे मतलब ऊंचा स्थान मिला हुआ था। यह जो कैटेगरी थी ये समाज की सबसे ऊंची कैटेगरी मानी जाती है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें
अगर दूसरी श्रेणी की कि दूसरी श्रेणी में कौन-कौन से लोग आते थे, तो दूसरी श्रेणी में दोस्तों अमात्य आते थे और महामात्र आते थे। और अगर हम बात करें तीसरी श्रेणी की कि तीसरी श्रेणी में कार्य के आधार पर कौन-कौन से लोग लोग आते थे, तो तीसरी श्रेणी में दोस्तों वैद्य आते थे, लेखक आते थे, कृषक आते थे और सुनार आते थे। तो इनको सातवाहन वंश में जब वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था को देखा जाता है, तो इस प्रकार के काम करने वाले लोगों को यहाँ पर तीसरी श्रेणी में रखा गया था। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें चौथी श्रेणी में, तो चौथी श्रेणी में कौन-कौन से लोग आते थे, तो चौथी श्रेणी में दोस्तों बढ़ई आते थे, लोहार आते थे और मछुआरे आते थे। तो इन लोगों को दोस्तों समाज में सबसे निम्न स्थान मिला हुआ था। यहाँ पर दोस्तों जो उच्च स्थान है, तो उच्च स्थान यहाँ पर पहली श्रेणी के लोगों को दिया गया था। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली श्रेणी के लोगों को समाज में बहुत उच्च स्थान दिया गया था और यहाँ पर अधिकारी लोग आते थे, कर्मचारी लोग आते थे। यहाँ पर जिनको एक प्रकार से कार्य के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर पहली श्रेणी में रखा जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें चौथी श्रेणी की, कि चौथी श्रेणी में कौन-कौन से लोग आते हैं, तो चौथी श्रेणी में दोस्तों जो सबसे और निम्न काम को करते थे उस समय पर, सातवाहन वंश के शासकों के समय पर, तो सातवाहन वंश के जब वहाँ पर सामाजिक वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था, तो उस समय पर जो भी वहाँ पर दोस्तों पढ़ाई का काम करता था, लोहार का काम कार्य करता था और मछुआरे मतलब मछली पकड़ने वाले काम करती थी, तो उनको दोस्तों समाज ने चौथी श्रेणी में डाल दिया था। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें कि यहाँ पर स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता थी और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सातवाहन वंश में पर्दा प्रथा को नहीं देखा गया था। मतलब एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों तो सातवाहन वंश में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से स्त्रियों को समाज में स्थान मिला हुआ था, उनको शासन में स्थान मिला हुआ था, राजतंत्र में स्थान मिला हुआ था। उसके साथ-साथ उनके पास में एक प्रकार से धार्मिक आज़ादी थी और धार्मिक आज़ादी के साथ-साथ उनके पास में पर्दा प्रथा की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सातवाहन वंश के आर्थिक जीवन के बारे में। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सातवाहन वंश के शासकों ने अपने एक प्रकार से शासन को चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की बना रखी थी, उनकी आर्थिक जीवन कैसा था और दोस्तों व्यवसाय और आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सातवाहन युग आर्थिक संपन्नता का युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि, शिल्प, व्यवसाय और वाणिज्य एक प्रकार से यहाँ पर दोस्तों बहुत ही प्रकार से यहाँ पर विकास हुआ था। खेती का विकास हुआ था, एक प्रकार से यहाँ पर व्यवसाय का विकास हुआ था और उसके साथ-साथ दोस्तों सातवाहन वंश में जो भी आर्थिक संपन्नता थी, वह दोस्तों अपने चरम पर थी। एक प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो आर्थिक संपन्नता का युग कह सकते हैं सातवाहन वंश के शासकों के बारे में। अगर हम दोस्तों यहाँ पर कृषि की बात करें, तो कृषि यहाँ का मुख्य पेशा थी, जैसे आज भी है, ये भी अपने भारत का जो प्राथमिक सेक्टर है, वो कृषि के अंतर्गत आता है और सबसे ज़्यादा लोग खेती में लगे हुए हैं। तो सातवाहन वंश में जो कृषि थी, वह एक प्रकार से मुख्य पेशा थी। चावल और कपास की खेती दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से होती थी। खेती में वो भी यहाँ पर चावल और कपास की खेती बहुत ही मात्रा में होती थी और एक प्रकार से कहा जाए जो खेती थी, तो खेती यहाँ पर एक प्रकार से मुख्य व्यवसाय माना जाता था। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम व्यवसाय की बात करें, तो व्यवसाय में यहाँ पर लोहार का जो व्यवसाय होता था, वो दोस्तों सातवाहन वंश में मुख्य रूप से व्यवसाय माना जाता है। खेती की बात करें तो खेती में चावल और कपास की खेती मुख्य रूप से होती थी। और अगर हम दोस्तों व्यवसाय की बात करें, तो व्यवसाय में यहाँ पर जो लोहार का व्यवसाय होता है, वो एक प्रकार से यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं व्यापार की, कि यहाँ पर जो व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी। यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें व्यापार की, तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यापार होता था वो बंदरगाहों के माध्यम से होता था और बंदरगाहों के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर जो बंदरगाह थे उस समय के, ये दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सातवाहन वंश के शासकों के टाइम के जो बंदरगाह थे उनके नाम बताओ। एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में पूछा गया है कि सातवाहन वंश के शासकों के टाइम पर जो भी दोस्तों बंदरगाहों का विकास हुआ है, वहाँ से जो बंदरगाहों के माध्यम से विदेशी व्यापार होता था, विदेशी ट्रेड होता था, तो वहाँ पर एक प्रकार से किस प्रकार के बंदरगाह थे इसके बारे में पूछता है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 फेमस बंदरगाह थे, उनका नाम है दोस्तों, पहले का नाम है भरुकच्छ, दूसरा का नाम है कल्याण और तीसरे का नाम है सोपारा। तो भरुकच्छ, कल्याण और सोपारा इस टाइम के बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और इन्हीं के माध्यम से दोस्तों विदेशी व्यापार होता था। और विदेशी व्यापार में दोस्तों क्या होता था
तो विदेशी व्यापार में उस समय पर यहाँ पर दोस्तों जो आयात होता था वो सोना होता था, शीशे के बर्तन होते थे और शराब होती थी। ये दोस्तों मँगाते थे। सातवाहन वंश के टाइम पर जो जो भी चीज़ें जी हाँ, सातवाहन वंश के टाइम पर जो भी चीज़ें विदेशों से मँगाई जाती थी, उनमें दोस्तों सोना मँगाते थे और शीशे के बर्तन मँगाते थे और शराब मँगाते थे। और जो भी दोस्त निर्यात करते थे, भेजते थे यहाँ से, तो मसाले भेजते थे और कपड़े भेजती थी। तो यहाँ पर एक प्रकार से विदेशी व्यापार होता था। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें कि विदेशी व्यापार का जो विवरण है वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से साक्ष्य मिलता है कि उस समय पर विदेशी व्यापार होता था, विदेशों से संबंध होते थे, विदेशों से ट्रेड होता था। इसका वर्णन हमको कहाँ से मिलता है? इसका वर्णन दोस्तों मिलता है, एक किताब है नेचुरल हिस्ट्री, और नेचुरल हिस्ट्री लिखी है प्लिनी ने, और दूसरी किताब है दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी दोस्तों अज्ञात है, इसके जो लेखक का नाम नहीं पता है। तो इससे भी जानकारी मिलती है कि वहाँ पर एक प्रकार से विदेशी व्यापार होता था। और दोस्तों यहाँ पर खुदाई के दौरान पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, और जो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों ये सातवाहन युगीन सिक्के थे। तो यहाँ पर रोमन सिक्कों का प्राप्त होना एक प्रकार से इस बात को साक्ष्य रूप से दोस्तों एक प्रकार से लिखित में दे देता है कि जो यहाँ पर विदेशी व्यापार होता था वो एक प्रकार से दो राज्यों के बीच में, दो साम्राज्य के बीच में विदेशी व्यापार होता था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों विदेशी व्यापार के साथ साथ आंतरिक व्यापार भी होता था और आंतरिक व्यापार का प्रचलन भी था। और अगर हम तो सिक्कों की बात करें कि सातवाहन वंश में कौन-कौन से सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर तांबा के सिक्के मिले हैं, कांसा के सिक्के मिले हैं और शीशे के सिक्के मिले हैं। दोस्तों जो शीशे के सिक्के मिले हैं, यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्कों का प्रचलन बहुत ही अधिक मात्रा में किया था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर शीशे के सिक्कों का प्रचलन होता है, वो एक प्रकार से बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया था, और यह दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्कों को चलाया था। तो दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों ने पहली बार भारतीय इतिहास में शीशे के सिक्कों का प्रचलन लेन देन और व्यापार के लिए किया था। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते, अभी हमने दोस्तों यहाँ पर सातवाहन वंश के टाइम का जो भी दोस्तों आर्थिक जीवन था उसको देखा। अब हम यहाँ पर सातवाहन वंश का धार्मिक जीवन देखते हैं कि यहाँ के लोगों की धार्मिक जीवन कैसा था, यहाँ पर धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। इसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें सातवाहन वंश का धार्मिक जीवन कैसा था, अगर हम यहाँ पर धार्मिक जीवन की बात करें तो दोस्तों जिस प्रकार से मौर्य वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में शुंग वंश ने ब्राह्मण धर्म की स्थापना किया था, उसी प्रकार सातवाहनों ने और दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म की स्थापना किया था। और जिस प्रकार से दोस्तों शुंग वंश ने उत्तर भारत में क्या किया था, तो शुंग वंश ने उत्तर भारत में मौर्य वंश के शासकों का पतन करके, मौर्य वंश के शासकों को हरा करके, हत्या कर करके, और जिस प्रकार से शुंग वंश ने उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म की स्थापना किया था, तो उसी प्रकार से सातवाहनों ने दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म की स्थापना किया था। एक प्रकार से हम दोस्तों कह सकते हैं कि शुंग वंश और सातवाहन वंश दोनों वंश के शासक दोस्तों ब्राह्मण थे, और इन्होंने अपने दोस्तों राजकाल के दौरान पर ब्राह्मण वंश की स्थापना किया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों पहली बार क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर पहली बार ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि प्रदान किया जाता है और वैष्णव शैव धर्म का विकास होता है। तो सातवाहन वंश पर दोस्तों पहली बार क्या होता है कि यहाँ पर पहली बार दोस्तों ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, साधुओं को कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, मतलब टैक्स फ्री भूमि यहाँ पर सरकार जो साधुओं ब्राह्मणों को देती है। और यहाँ पर दोस्तों वैष्णव और शैव धर्म का विकास होता है, वैष्णव और शैव धर्म का विकास होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि इनके वैदिक देवी देवताओं की बात करती हैं कि इस समय के देवताओं के बारे में कौन कौन सी जानकारी मिलती है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इस समय के जो देवता थे वो दोस्तों इंद्र थे, सूर्य थे और वरुण थे। तो सातवाहन युगीन जो दोस्तों देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है, जानकारी मिलती है, तो वो दोस्तों इंद्र के बारे में मिलती है, सूर्य के बारे में मिलती है और वरुण के बारे में मिलती है।
इसके बाद दोस्तों इस वंश के शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और वाजपेयी यज्ञ करवाए थे। तो एक प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि इनका जो धार्मिक जीवन था वो एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म की ओर था, है ना? यहाँ पर ये सब करने का दोस्तों मकसद ये है कि एक प्रकार से इस वंश के जो शासक थे तो उन्होंने दोस्तों वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया। उसके साथ-साथ दोस्तों ये तो इन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर को बढ़ावा दिया था। यहाँ पर हम दोस्तों बात करें कि इस वंश के शासकों ने अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञों को करवाया था। उसमें से दोस्तों सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 2 वाजपेयी यज्ञ करवाए थे। तो हमने इसके पिछले वीडियो में सातकर्णी प्रथम के बारे में बात किया था कि जब दोस्तों सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के तीसरे नंबर के राजा बनते हैं तो उन्होंने दोस्तों अपने शासनकाल के दौरान पर 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 2 वाजपेयी यज्ञ करवाए थे। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इनकी कला और साहित्य के बारे में बात करते हैं अब। हम दोस्तों अब देखेंगे कि यहाँ पर जो मतलब कि जो जो सातवाहन वंश था, तो सातवाहन वंश के टाइम पर कला और साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सातवाहन शासकों ने वैदिक धर्म के साथ-साथ बौद्ध बौद्ध धर्म का भी विकास किया था। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें कि मतलब कि जो भी सातवाहन वंश के शासक थे तो उन्होंने दोस्तों वैदिक धर्म को तो बढ़ावा दिया था, लेकिन उसके साथ-साथ उस समय बौद्ध धर्म भी चल रहा था। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को पीछे हटने का काम नहीं किया था। उन्होंने एक प्रकार से बौद्ध धर्म का ही विकास किया था। यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें कि वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म उस टाइम के दोस्तों 2 बड़े धर्म थे। तो जो भी वैदिक धर्म था, तो वैदिक धर्म में दोस्तों मंदिरों का निर्माण हुआ था, मूर्तियों का निर्माण हुआ था और सुंदर भवनों का निर्माण हुआ था। और दोस्तों इसी टाइम पर बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने दोस्तों अमरावती स्तूप बनवाया था और जय गेट। अमरावती स्तूप और जय स्तूप ये दोनों बौद्ध धर्म के टाइम पर बनाए गए थे। और ये दोनों सातवाहन वंश के टाइम पर बनाए गए थे और ये दोनों स्तूप थे। उसके के अलावा दोस्तों नासिक, कार्ले और कन्हेरी में चैत्य बनवाए गए थे। और हम दोस्तों इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा प्राकृतिक थी। और इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि सातवाहन वंश के शासकों के टाइम पर कौन-कौन सी रचनाओं का विकास हुआ था, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। और यह क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में भर-भर के पूछा जाता है कि दोस्तों यहाँ पर कौन-कौन सी किताब लिखी गई थी और इस टाइम पर कौन-कौन से कवि थे, लेखक थे, तो उन्होंने कौन-कौन सी किताबों का निर्माण किया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है लीलावती परणे। लीलावती परणे दोस्तों लिखी है हाल ने। और उसके बाद है दोस्तों बृहत कथा। तो बृहत कथा लिखी है किसने? गुणाट ने। और उसके बाद है दोस्तों कांत्र व्याकरण। क्या है? कातंत्र व्याकरण। दोस्तों कातंत्र व्याकरण लिखी है सर्ववर्मन ने। और यहाँ की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और इस टाइम की बहुत ही फेमस किताब है, उसका नाम है दोस्तों गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती लिखी किसने? हाल ने। इस टाइम की ये दोस्तों और रचनाएं हैं। इस टाइम पर चार प्रकार की किताबों का निर्माण हुआ था। 4 प्रकार की रचनाओं को यहाँ पर लिखा गया था। कौन-कौन सी थी दोस्तों? लीलावती परणे थी, गाथा सप्तशती थी और बृहत कथा थी और दोस्तों कातंत्र व्याकरण थी। तो लीलावती परणे लिखी हाल ने, गाथा सप्तशती लिखी हाल ने और बृहत कथा लिखी गुणाट ने और कातंत्र व्याकरण लिखी सर्ववर्मन ने। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट सातवाहन वंश को पूर्ण तरह से पढ़ लिया है। हमने दोस्तों इसके शासकों के बारे में पढ़ा। उसके बाद यहाँ का जो धार्मिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, उसके बारे में मैं पढ़ा। दोस्तों हमने यहाँ पर एक वंश को पूर्ण तरह से कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। दोस्तों इसके बाद हम आपको भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ाएंगे कि भारत में कौन-कौन से विदेशी आक्रमण हुए हैं, उसके बारे में हम आपको वो बताएँगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।